नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद है कि ज़ोर शोर से चले हुए होंगे। अब तो हमारा क्या है कि बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इस कारण आप जो ना 24 × 7 जो भी जितना भी होता है उतना करो। तो ध्यान से करिए, सारा कुछ करिए, रिवाइज करिए, दोहराइए, नई चीज़ें देखिए। चलो इसी के अंतर्गत एक और आपके लिए हो सकता है आपकी कुछ सहयोगी साबित हो। +2 NCERT का काव्य, उसकी दूसरी वीडियो हमारी ये है, और देख लीजिए दूसरा भाग। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसको जल्दी से आप शेयर करो, लाइक करो, और जो नए बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब करो। हमारे बहुत सारे बंधु हैं जिन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ईमान दिया है, और वो इस प्रकार देते रहे। चलिए चलते हैं हम आगे, इस पे देखते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। हमारे कवि है ये। इनकी सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेंगे। इनका जो ना, मैंने पहले भी आपको यही कहा कि जीवन परिचय अवश्य देख लिया करो। माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के श्योपुर नामक स्थान पे हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें कई बार ये पूछ ली जाती है। उसके बाद है ना, इनके क्या था, मुक्तिबोध इनका कोई जो ना जाति विशेष या गोत्र विशेष नहीं है। इनके किसी पूर्व को मुक्तिबोध की उपाधि मिली थी, और इस कारण वो फिर आगे आने वाली सारी पीढ़ियां मुक्तिबोध लिखने लगी। इसलिए वैसे तो मूल रूप से जो इनका गोत्र वंश जो था वो कुलकर्णी था, उसके स्थान पर फिर ये मुक्तिबोध लिखने लग गए। इनका पालन पोषण बड़े ही अच्छे जो ना माहौल में हुआ था। एक योग्य विद्यार्थी थे। 1930 में जो है ना इन्होंने मिडिल की परीक्षा की। 1963 में नागपुर विश्वविद्यालय से MA की, और इस प्रकार जो है ना इनका जीवन जो है वो शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मवीर पत्र के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। आरंभ में उन्होंने जो है वो सड़नगर में मिडिल स्कूल में उज्जैन चले गए, और 4 महीने तक अध्यापन कार्य किया। यानी कि शुरू में तो वो टीचर रहे, और उसके बाद जो थे वो क्या हुए, नगर पालिका के विद्यालय में एक सत्र तक, यानी कि कुछ दिनों तक वहाँ पढ़ाया उन्होंने। उसके बाद उज्जैन चले गए। भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, यानी कि जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, उसी तरह इन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो ना 1945 में की, और ये इस पत्रिका में संपादकीय विभाग में भी अध्यक्ष रहे। 1946-47 में जबलपुर में रहे, और 48 में नागपुर चले गए। यानी कि एक यायावर की तरह जीवन व्यतीत किया। इधर उधर पूरे घूमे, ये अलग अलग जगह इन्होंने नौकरी की। और इसी प्रकार जो ना 11 सितंबर 1984 को इनका 11 सितंबर 1964 को इनका निधन हो गया। तो ये देख लीजिए, ये था इनका जीवन परिचय। और इन्होंने जो है एक ज्वाइंट का रोग था जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है। अब इनका रचनाएं हमें अच्छे से याद करनी है। इनकी रचनाएं, मुक्तिबोध जो है ना कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने गद्य विधाओं पर भी लेखनी चलाई है। इनकी गद्य भी है। तार सप्तक के जो है संकलित 17 कविताएं 1943 में पहला जो सप्तक था, जिसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, उसमें इनकी 17 कविताएं छपी थी। उसके अलावा चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी आदि, कामायनी एक पुनर्विचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये एक समीक्षात्मक ग्रंथ था इनका। नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्यत्व और समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इनके आलोचनात्मक या समीक्षात्मक ग्रंथ है। और भारतीय इतिहास और संस्कृति आदि उनके अन्य रचनाएं हैं। इस प्रकार की रचनाएं जिसको आप बहुत अच्छे से याद करोगे, अक्सर पूछ ली जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, तो बहुत बार पूछी जाती है। चलिए जी, अब इनका पाठ जो ना कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की, +2 के सिलेबस में उसको कर लेते हैं। मुक्तिबोध का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर जनपद के श्योपुर नामक स्थान में। मुरैना जनपद के शिवपुर नहीं है, मुरैना जनपद के यमपुर भी नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ पे दे रखा है उसके अनुसार C आएगा। मुक्तिबोध के पिता किस पद पर नियुक्त थे? पुलिस इंस्पेक्टर थे उनके पिता, इसलिए उनका पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। मतलब ठीक अच्छा परिवार था उनका, तो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनके पिता। उसके बाद आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुक्तिबोध ने किस वर्ष MA की परीक्षा उत्तीर्ण की? उन्होंने 1953 में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि 1953। मुक्तिबोध ने किस विषय में MA की थी? उन्होंने हिंदी विषय में MA की थी, यानी कि हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित की थी उन्होंने। अब आगे देखें, मुक्तिबोध का निधन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था।
बीमार रहते थे और नई दिल्ली में थे उस समय जब उनका निधन हुआ था। तो ए आएगा। मुक्तिबोध की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में? कर्मवीर पत्रिका में छपी थी। कर्मवीर का संपादक याद है मित्रों? कौन था कर्मवीर का संपादक? माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए, मुक्तिबोध ने कहाँ पर मध्य भारत प्रगतिशील संघ की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ की कई बार बात आती है और मध्य भारत आता है, हम ये ध्यान नहीं देते और प्रगतिशील को कर देते हैं और हम फटाक से पूछ जाते हैं जो है ना काशी। तो उज्जैन में की थी इन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की, यानी कि ये आएगा इसका। मुक्तिबोध ने किस कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया? दिग्विजय कॉलेज में उन्होंने प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, यानी कि लेक्चरर रहे दिग्विजय कॉलेज में। काठ का सपना के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न हमारा। काठ का इसकी सपना के रचयिता का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद सतह से उठता आदमी क्या है, यानी कि किस विधा की रचना? सतह से उठता आदमी एक कथा साहित्य है, यानी कि डी ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए 12वां, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? ये रिपीट हो गया हमारा। चलो 12वां देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की किस काव्य रचना में संकलित है? अब जो हमारी कविता है ना, सहर्ष स्वीकारा है, ये +2 के सिलेबस में है, जिसके कारण मुक्तिबोध को हम इस समय यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस कविता की बात करें कि ये किस संग्रह से ली गई है? उनका एक काव्य संग्रह बुरी बुरी खाक धूल, जिससे ये कविता ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पेपर में आते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार किस विधा की रचना है? एक आलोचनात्मक रचना है, यानी कि ये समीक्षात्मक ग्रंथ कह सकते हो, आलोचनात्मक कह सकते हो आप, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा भीतर की सरिता, जो है ना में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर जो है ना कवि की जो कविता है वो कुछ इस प्रकार की है, जो कुछ है वो सहर्ष स्वीकारा है। वो अपनी माँ को संबोधित कर रहा है, भगवान को संबोधित करता है। कहता है तुमने जो कुछ भी मुझे दिया है वो मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसी प्रकार कहता है गर्वीली गरीबी यह विचार अनुभव यह सब जो है ना अपने हैं, इस प्रकार की बात करता है। गरीबी को भी गर्वीली मानता है भगवान को, या अपनी माता को भी संबोधित की करके करी है कुछ पंक्ति। वो कहता है कि जो भी तुमने मुझे दिए है वो शायद इसीलिए दिए कि मैं इसके योग्य हूँ, और मुझे तुम अपना बहुत नज़दीक की समझते हो, इसीलिए इतने दुख और कष्ट मेरे जीवन में है। तो इसलिए जो कुछ भी मुझे मिला है वो मैंने खुशी खुशी स्वीकारा है। उसके बाद एक जगह जिक्र करता है कि सारे कष्टों के बाद भी भीतर की सरिता ये है गंभीर अनुभव। ये जो मेरे अंदर की प्यार रूपी नदी है ये क्या है? भी सुखी नहीं है कष्टों के बाद भी। तो इसमें जो है अतिशयोक्ति तो है ही, लेकिन रूपक तो है ही, लेकिन रूपक को भी बढ़ा चढ़ाकर जब कहा जाता है तो एक और अलंकार आता है रूपातिशयोक्ति। तो वो यहाँ पर है डी, भीतर की सरिता। भीतर के प्यार को सरिता, सरिता आपने नदी को कहते हैं सरिता। अब नदी कितनी बड़ी होती है, भीतर इतना प्यार भरा दिया नदी जितना, तो रूपक तो देखिए भीतर के प्यार को सरिता कहना तो रूपक आ गया, और उसको बढ़ा चढ़ा के कहना तो अतिशयोक्ति आ गया। तो रूपातिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मुस्कुराता चांद जो धरती पर में कौन सा अलंकार है? अब ये कहते हैं कि मेरे जीवन में तुम्हारा प्यार ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार आसमान से संभवतः है आसमान से चांद मुस्कुराता हुआ धरती पर अपनी चांदती बिखरता। तो ये शायद संभावना, जो उपमा भी आता है और जो संभवतः आ भी आता है। जब व्याख्या में संभवतः आ जाता है तो जो का प्रयोग उत्प्रेक्षा के रूप में होता है। अगर सीधा आता तुलना कर दी जाती किसी की, अब चांदनी की तुलना धरती पर किससे कर रहे हैं? तो किसी से नहीं है, वो संभावना दिखाया गया। माँ का प्यार उसके लिए इस प्रकार है जिस प्रकार उसका मुस्कुराता हुआ चेहरे की जो यादें हैं वो, जिस प्रकार धरती जो है संभवतः है धरती पर चांदनी बिखरी पड़ी हो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आगे बढ़िए 16वां, यहाँ क्या? ममता के बादल। अब यहाँ पर जो है ना वो क्या कहता है कवि? ममता रूपी बादल कहता है, जो मेरे जीवन में ये ममता रूपी बादल है जिसके सहारे मेरा जीवन संरक्षित होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इनको भी हटा लो और मैं जीवन के थपेड़े खाऊं। कुछ इस प्रकार का वर्ण है। तो के का के की जब इस प्रकार आ जाता है तो आप सब ममता रूपी बादल, यानी कि जो है बादलों पर ममता का आरोप कर दिया तो रूपक अलंकार आ जाता है भेदारोपण होने के कारण। इसका आएगा ये हमारा। दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में किस शब्द शक्ति का? अब यहाँ कहता है कि मेरे जीवन में कवि कहता है कि मैं जो न बिलों में चल जाऊं, इतना अंधेरा हो मुझे कुछ भी ना दुखे, दक्षिणी ध्रुवों पर चल जाऊं जहां मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखे, इतना भी नहीं। तो इस प्रकार का जिक्र करता है। तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या। अब ये अगर शब्द शक्ति की अगर यहाँ अलंकार की बात आती तो दक्षिण ध्रुव रूपी अंधकार रूपी अमावस्या आता, तो रूपक अलंकार आ जाता। अब शब्द शक्ति पूछी गई, शब्द शक्ति क्या होती है? जब हमारा
वाच्यार्थ सीधा अर्थ ना प्रकट करे तो लक्षण के माध्यम से अर्थ स्पष्ट होता है। जब लक्षण के माध्यम से अर्थ स्पष्ट होता है तो लक्षण शब्द शक्ति होती है, और व्यंग्यात्मक रूप लिया हो तो व्यंजना होती है। यहाँ पर व्यंग्यात्मक नहीं है, ना ही सीधी बात आ रही, क्योंकि दक्षिण ध्रुव रूपी अंधकार रूपी अमावस्या अपने जीवन में चाहता हो तो सीधा सीधा वो कोई यूं तो है नहीं अमावस्या को लाए हमारे जीवन में ले आए या दक्षिणी ध्रुव पर जाके हम उसके अंधेरे में खो जाए, ऐसी बात नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में इसका प्रयोग है। जब इस प्रकार प्रयोग होता है तो हमारी कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा होती है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता की में किस भाव की प्रधानता, यानी कि किस भाव को दिखाया है? यहाँ पर क्रोध, विनय, करुणा और व्यंग, इन व्यंग, क्रोध और विनय में से कोई नहीं है। यहाँ करुणा भाव को दिखाया, अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहा है। तो दयनीय जब स्थिति होती है, अंदर जो है ना करुणा का भाव उत्पन्न होता है, तभी होती है। अपने आप को इस प्रकार दिखा तो ये आएगा। काठ का सपना किस विधा की रचना है? रिपीट हो गया है, तो इसको चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कथा साहित्य है। कई बार जो है ना टाइप करते करते कुछ प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए, सहर्ष विकारा कविता में कवि कहाँ लापता होना जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो बिलों में, अंधेरी गुफाओं में अपने आप को लापता कर देना चाहता है, कि मैं लापता हो जाऊं अंधेरी गुफाओं में, विवरों में। दक्षिण ध्रुव तक बात नहीं बनती। वो कहता है कि मैं तो ऐसी जगह चल जाऊं जहां मुझे किसी प्रकार का भी सहारा नहीं मिले, और फिर वो अंधेरी गुफाओं में और विवरों में यानी कि बिलों में अपने आप को गुम कर देना चाहता है। तो इस यहाँ अंधेरी गुफा दी है, बिल दिया नहीं है, तो दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा था ये गजानन माधव मुक्ति बोध जी। अगला देखिए कवि हमारा है शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर जी जो है, इनके जीवन के बारे में यदि बात करें तो इनका जीवन जो है बहुत सारी, एक शमशेर बहादुर का पहले भी पढ़ लिया है हमने, क्योंकि नौवीं में एक चैप्टर है इनका, मैं आखिर में हिंदी में क्यों आया, कुछ इस प्रकार का चैप्टर था, तब पढ़ा था वहाँ पे, वो था गद्य। अब यहाँ पर इनकी कविता है तो उसके माध्यम से आए हैं, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं मोटा मोटा। इनका जन्म जो है ये 1911 में, कई लेखक और कवि जन्मे हैं, ये आपको ध्यान देना। कई बार इनको आरोह क्रम या अवरोह क्रम में लगाना लिख दिया जाता है। 1911 वाले जैसे नागार्जुन हो गए, शमशेर बहादुर हो गए, केदारनाथ है, एक दो और है, इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे आप। अब इनका जन्म जो है वो 13 जनवरी 1911 में हुआ था, देहरादून में हुआ था। एक जाट परिवार में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिता का नाम जो है बाबू तारिफ सिंह था, जो कि एक बहुत ही बड़े निष्ठावान और सरकारी अधिकारी थे। और इनकी माता का नाम जो है वो प्रभुदेवी था, जो एक भक्तनी थी भगवान की, और वो भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। लेकिन जो ना माता के देहांत, माँ ने सारे परिवार को बांध रखा था, और माँ के देहांत के बाद इनका परिवार बिखर सा गया। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और ये बड़े दुखी रहने लगे। और शमशेर का विवाह जो नबी जल्दी हो गया था। इनकी पत्नी का नाम धर्मवती था। और इनकी आरंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। 1928 में हाई स्कूल किया और 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और बीए के बारे में इन्होंने बताया कि मैं किस प्रकार मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। हरिवंश राय बच्चन जी के आग्रह पर ये वहाँ गए और 2 साल उन्होंने इनको अपने पास रखा था। और इस प्रकार जो है इनका जीवन रहा। उसके बाद ये ज़्यादा सुखी नहीं रहा परिवार की तरफ से, क्योंकि पिता सौतेली माँ के साथ इनकी नहीं बनती थी, तो अपने ससुराल में रहने लगे। और कई तरह के काम किए इन्होंने। और फिर इन्होंने अपने ससुर की केमिस्ट की दुकान थी, वहाँ भी बैठे, वो भी काम किया इन्होंने। और इस प्रकार जो है कंपाउंडरी भी की, यानी कि दवाई देने का काम भी। बहुत सारे अनुभव रहे इनके जीवन में। इसी प्रकार का जीवन था इनका। इनका निधन जो है 1993 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। इस प्रकार इनका जीवन था। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं क्या है शमशेर बहादुर जी की? अब इन्होंने जो ना गद्य और पद्य दोनों पर कुशलतापूर्वक लिखने चलाई है। कुछ कविताएं शमशेर 1999 में जो है ना 1959 में इनकी प्रकाशित हुई। उसके बाद शमशेर चुका भी हूँ मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इनकी। इतने पास अपने और उदिता, बात बनेगी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1932-33 में लिखना आरंभ किया था। आरंभिक रचनाएं सरस्वती तथा रूपावी में प्रकाशित होती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी। उसके बाद 1951 में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक के सदस्य भी रहे ये, उनमें भी इनकी रचनाएं शामिल हुई। और 1977 में इन्हें 2 मोती के 2 चंद्रमा होते रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये देखिए, ये 2 मोती के 2 चंद्रमा होते, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की है। और 1993 में इनका जो है
वो निधन हो गया था, दिल्ली में इनका निधन हुआ। तो इस प्रकार ये जो है इनकी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद करनी है हमें। उसके बाद देख लीजिए, अगला देखते हैं इनका शमशेर बहादुर की कविता हमारे +2 के सिलेबस में है और उस कविता के कारण ये हमारे पास यहाँ है। तो अब इनका देख लेते हैं। इनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अब इनका जन्म जो है ना उत्तराखंड में हुआ है, ये आएगा यहाँ पे, वर्तमान जो उत्तराखंड है। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था? 1993 में इनका निधन हुआ था। तो हमारा ये आ जाएगा। कुछ कविताएं के रचयिता कुछ है, कौन है? शमशेर बहादुर है। अगला देख लीजिए। तो चौथा प्रश्न, उषा कविता। अब यहाँ पर जो +2 के सिलेबस में इनकी जो कविता आई है उसका नाम है उषा। उषा कविता बहुत ही अच्छी कविता है, सुंदर सी कविता है एक। इस कविता में जो है ना सुबह सुबह जब सूर्य उदय होने से पहले का जो समय है उसका वर्णन है, उससे पहले का समय उषा काल कहलाता है। तो इसी यह उषा कविता में किस काल की परिवर्तित प्रकृति का वर्णन किया गया है? यानी कि यहाँ पर सूर्य उदय से पहले की, सूर्य उदय से थोड़ा समय पहले जो होता उषा काल। नभ प्रात नभ था बहुत गीला शंख जैसे भोर का नभ। इस प्रकार है कि जैसे राख सा लिपा हुआ चौका कहते शिल पर जैसे कोई गृहिणी चटनी रगड़ रही हो, शिल का आकाश का लाल रंग ऐसे लग रहा है, बीच बीच में धोली धोली और काले काले बादल इस प्रकार लग रहे हैं। एक प्रगतिशील वर्णन है। जिस प्रकार एक किसान का जीवन शुरू होता है, किसान अपने बैलों को लेकर खेत में जाता है और जो उसकी पत्नी होती है वो अपने बच्चों को जो ना स्कूल में भी भेजती है और घर का काम करती है, इस प्रकार का वर्णन है इसमें। प्रात नभ था, तो यहाँ प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। यहाँ पर जो है आकाश को, सुबह के आकाश की तुलना शंख से की गई है। जिस प्रकार शंख टेढ़ा मेढ़ा होता है जिसका ओर छोर नहीं पता होता, इसी प्रकार आकाश भी जो है उसमें बादल इस प्रकार के हैं जिनका ओर छोर दिखाई नहीं देता और वो मोटे बड़े बड़े बादल है शंख जैसे। तो उपमा अलंकार है यहाँ पे, यानी कि ए। उसके बाद है उषा कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ? मुक्तक छंद की रचना है, तो मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अगला देख लीजिए, उषा किस समय होती है? उषा क्या होती है? सूर्य उदय होने वाला होता है उससे पहले होती है, उस समय को हम भोर या उषा कहते हैं। उसी के बाद चुका भी नहीं हूं मैं का प्रकाशन कब हुआ था? 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था। शमशेर का प्रकाशन कब हुआ था? शमशेर इनके अपने जीवन के बारे में इन्होंने थोड़ा लिखा उसमें, तो उसका प्रकाशन हुआ था 1971 में। सी आएगा इसका उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, इतने पास अपने का प्रकाशन कब हुआ था? 1980 में हुआ था उनका प्रकाशन। रचनाएं अच्छी तरह याद रख लीजिए। प्रकाशन महत्वपूर्ण, जिसपे अकादमी पुरस्कार मिला या कोई विशेष है उनके जीवन के बारे में उनके जरूर याद रखें। उदित का प्रकाशन वर्ष 1980 में हुआ था उसका प्रकाशन, यानी कि बी आएगा। बात बोलेगी का प्रकाशन कब हुआ था? बात बोलेगी का प्रकाशन 1981 में हुआ था, बी आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, राख से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति की व्यंजना करता है? जय राख से लिपा हुआ चौका क्या है? जब सुबह सुबह क्या होता है, पहले चूल्हे जलाते थे लोग और वो चूल्हे में थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ी सी मिट्टी डाल के, उसी थोड़ी सी काली माँ होती थी, कुछ मिट्टी का होता था और चूल्हा लीप देते थे तो शुद्ध हो जाता था चूल्हा, यानी कि, और फिर उस पर खाना बनाते थे। हमारे भारतीय परिवारों में ऐसे अक्सर अब भी देखा जाता है गाँव में। तो वो क्या है, शुद्ध करने के लिए है। तो वो शुद्ध आकाश है सुबह का, उसमें बहुत अच्छा जो ना काली मासी है, कहीं कहीं थोड़ा लाल लाल है, उसको कहता है पवित्रता का प्रतीक माना है यहाँ पे, यानी कि ए आएगा इसका ऑप्शन। अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? अभी चौका लगाया है और कहता है जैसे चूल्हे में अभी वो सूखा नहीं है, गीला पड़ा। तो आकाश में जो नमी है उसका वर्णन है, यानी कि वातावरण में नमी का वर्णन है। नील जल में, एक और कविता छोटी सी यहाँ पे, नील जल में झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, कौन सा अलंकार है यहाँ पे? तो यहाँ जो ना कवि ने क्या कहा है, नीले जल में झिलमिलाती हुई शरीर रूपी जो है ना चमक उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर क्या दिखा दिया? उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो मानो जानो जनो, यहाँ पे दिखा दिया कवि ने। तो यहाँ पर है डी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, इसका डी ऑप्शन रहेगा ये। उसके बाद आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न। शमशेर बहादुर द्वारा रचित उषा कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? इसमें जो है ना एक शब्द चित्र अंकित किया है ग्रामीण वातावरण का। तो इसलिए जब शब्द चित्र अंकित अपने काव्य के माध्यम से लेखक करता है, 9 प्रकार की शैलियां हैं हिंदी में, तो उसमें जो है ना चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें काव्य में अधिकतर जो है ना चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, इस प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे चित्रात्मक है, शब्द चित्र बहुत ही सुंदर अंकित किया हमारे कवि ने। तो ये था हमारा कवि। उसके बाद अगले कवि की बात करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों पर लेखनी चलाई है। देखिए निराला जी को हमने जो है ना एक हमारे 10th में कविता है वहाँ भी कर लिया है इन्होंने।
मैंने जब 10th की NCERT कराई थी तब भी बात की थी। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ टाइम ना लगाते हुए 1899 में इनका बंगाल के महिषासुर नामक रियासत में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिता जो थे, वैसे तो इनका मूल जो है ना उन्नाव जिले में रहने वाले थे, लेकिन इनके पिता वहाँ आजीविका के लिए गए थे और 13 वर्ष की अल्पायु में निराला जी का विवाह मनोहरा देवी से कर दिया था। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और उनकी पत्नी ने जो है एक कन्या और एक पुत्र को जन्म दिया था। पुत्र भी जल्दी मर गया और पुत्री बड़ी होकर चली गई थी। चाचा से इनका बड़ा स्नेह था, वो भी चले गए। पिता भी धीरे धीरे करके जो है ना इनके जीवन में इस प्रकार संघर्ष रहा और इन्होंने मतवाला पत्र और समन्वय पत्र का संपादन किया है, जो कलकत्ता से निकलते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रामकृष्ण मिशन के दार्शनिक पत्र समन्वय था, यानी कि रामकृष्ण मिशन से प्रभावित था। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। कई बार बारीकी से जब चीज़ें पूछी ली जाती तो इसी प्रकार की चीज़ें पूछी जाती है। और उसके बाद जो है निराला की पुत्री का जब निधन हुआ तो उसने इनको बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया और उसके बाद तो ये बहुत दुखी रहने लगे। और फिर उन्होंने एक बड़ी कविता, लंबी कविता लिखी, शोक गीत भी कहते हैं जिसको, सरोज स्मृति। और इस प्रकार करते करते जो है ना 1961 में इनका निधन हो गया। इन्होंने आजीवन संघर्ष किया, मुक्त छंद के प्रणेता थे। इस कारण इनका शुरू में बहुत विरोध भी हुआ, क्योंकि इनके मुक्त छंद की कविताओं को लोग पसंद नहीं करते थे। तो ये अपने ही धन से उसको छपवाते थे और वो ज़्यादा जो न पसंद न होने के कारण बिकती भी नहीं थी। बहुत ही धन अभाव रहा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बहुत तरह की परेशानियां झेली इन्होंने। लेकिन निराला का जो ना हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। काव्य संग्रह बात करें, परिमल गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ताणी, माँ बेला, नए पत्ते, अपरा, अर्चना, आराधना। अब ये जो ना बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, आपने जो ना में की जब पढ़ाई करी होगी तब इसको पढ़ा भी होगा। कहानी संग्रह लिल्ली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। उपन्यास है अपरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली आदि इनके उपन्यास है। कुल्ली भाट था, बिल्ले सुरबकरुहा इनके जो है वो आंचलिक उपन्यास है। और इन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, साहित्य, निबंध, जीवनी, सब विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। बहुत कुछ इनका साहित्य है। तो आगे देख लीजिए हमारी। अब इनके प्रश्नोत्तर देखते हैं। निराला का जन्म बंगाल के किस रियासत में हुआ था? महिषादल रियासत में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी निराला की किस कविता को, जूही की कली थी, 1916 में भेजी थी इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास से। तो उन्होंने जो है ना वो वापिस लौटा दी थी और कहा था कि ये छपने लायक नहीं है। और उसमें बहुत सारी गलतियां निकाल के फिर इन्होंने निराला को बुलाया, समझाया। फिर निराला ने दोबारा वो कविता लिखी और 1918 में जूही की कली इनकी कविता किसमें, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। उसके बहुत ही एक जो है ना चर्चित बात है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। कई बार पेपरों में इसी से संबंधित कुछ पूछ लिया जाता है। निराला ने सन 1933 में किस पत्रिका का, मतवाला पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने 1933 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, सरोज के निधन के बाद निराला की बेटी ने शोक गीत में कौन सा गीत लिखा? सरोज स्मृति, बड़ी कविता है, लंबी कविता, जो एमए के सिलेबस में थी हमारे। राम की शक्ति पूजा, ये भी एमए के सिलेबस में थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है राम की शक्ति पूजा भी। तुलसीदास के रचयिता का नाम बताइए। तुलसीदास निराला ने लिखी है, तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है, ये एक तरह की जीवनी की तरह है। उसके बाद है बादल राग। अब यहाँ पर जो हमारी +2 में इनकी जो रचना है बादल राग कविता है, जिसके माध्यम से निराला जी हमारे बीच में आए हैं। मुक्तक छंद में लिखी गई है बादल राग तीर्थी है, समीर सागर पर स्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग धरदे पर निर्मल विपल्लव की पलावित माया। इस प्रकार करके जो ना बादल को एक क्रांति का दूत माना है यहाँ पे। समीर सागर पर रणतरी में कौन सा, युद्ध रूपी नौका और समीर सागर पर, तो इसमें जो है ना समीर यानी कि जो वायु रूपी सागर है उसी को माना है। रूपक अलंकार है, इसमें हमारा रूपक आ जाएगा। बादल राग में निराले ने किस भाषा का खड़ी बोली? संस्कृत में साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। यहाँ पर साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है, जिसमें कुछ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग है। तो इसका ये आ जाएगा हमारा एक। तो इसलिए इसकी भाषा बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है और बच्चे इसमें थोड़ा बड़े ध्यान से करवाते हैं तभी समझ आती है। तो इसलिए कविता थोड़ी ध्यान से पढ़ने की है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये जो है ना किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये आएगा इसका। उसके बाद किसान का सार किसने चूस लिया है? उसका सार हाड़ मात्र ही है आधार। पूंजीपति वर्ग ने किसान का सारा सार यानी कि उसका खून मांस सब कुछ चूस लिया है। निराला किस प्रकार के कवि है? निराला छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी। देखिए धीरे धीरे इनकी कविताएं जो है वो बढ़ती गई, जैसे जैसे आगे पहले छायावादी थे, फिर प्रगतिवादी बने और फिर प्रयोगवादी बने। तो हमारा ये आएगा इसका डी।
कुकुरमुत्ता कवि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रचना। कुकुरमुत्ता जो है राजनेताओं पर है, करारा व्यंग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। गगन सपर्शी स्पर्धा धीर, कहता है कि एक तरफ तो वे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी संतोष है उनमें, किसान में, और एक तरफ पूंजीपति वर्ग है जो कहता है गगन स्पर्धा धीर, वो हर समय आकाश को छूने की होड़ लगाए रहते हैं और उसमें किसी प्रकार का धैर्य नहीं है, ना ही संतोष है। तो यहाँ पर किसे कहा गया है? यहाँ पर बादलों को, वृक्षों को, बादलों को, पर्वतों को, बिजली को। तो यहाँ पर वैसे तो पर्वतों के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जिस बात का और जिक्र था वो दिया नहीं है। पूंजीपति वर्ग को उनके रूप में मानना है वो, कि वो बादलों की तरह आकाश को छूते रहते हैं। निराला का निधन कहाँ पर हुआ था? नहीं, ये गलत है दोस्तों। ये 14वां उत्तर बादलों को नहीं है, यहाँ वृक्ष ए आएगा, यहाँ पे इसका आएगा ए। वृक्षों को कहा, दूसरी वृक्षों की उपमा बड़े पूंजीपति वर्गों से दी है, तो यहाँ पर ये बादलों गलत है, इसका ये ए वृक्षों से आएगा। उसके बाद निराला का निधन कहाँ हुआ था? निराला का निधन इलाहाबाद में हुआ था, ए आएगा। निराला का पारिवारिक गांव कौन सा था? गढ़कोला था, जो कवि ने शुरू में हमने इनके लेखक परिचय में पढ़ा है, गढ़कोला, ये आ जाएगा हमारा बी। उसके बाद अगला है हमारा 17वां प्रश्न, चतुरी चमार किस विधा की रचना? कहानी संग्रह है, ये याद हो तो आपको, यानी कि ए आएगा इसका उत्तर, ए। पिताजी की मृत्यु के बाद निराला किस रियासत में नौकरी की? उन्होंने मेदिनीपुरी रियासत में ही नौकरी की कुछ समय के लिए, क्योंकि आजीविका के लिए जरूरी थी। तो ये थे हमारे निराला जी। उसके बाद अगले कवि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास के जीवन के बारे में भी पहले हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ इनके बारे में ज़्यादा क्या बात करूँ। आप इनका जन्म और मृत्यु थोड़े से याद रखोगे। और ये राम भक्त कवि थे, और इनके जो है ना गुरु का नाम याद रखना है हमें थोड़ा सा, क्योंकि वो भी कई बार आ जाता है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद इनके गुरु थे। उसके बाद जो है ना देख लीजिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं क्या है? अब तक तुलसीदास नाम से 36 रचनाएं जो है वो मिल चुकी है, लेकिन अधिकतर विद्वान जो है कुछ एक किंतु सब प्रमाणिक नहीं है। 24 से 26 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली जो है विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में लिखी थी इन्होंने ये चीजें 3। रामचरितमानस बाकी अवधि भाषा के कवि थे। रामलला नेछु, वैरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रसन्न, इसमें रामचरितमानस, रामलला नेछु, पार्वती, ये सारी जो है प्रबोध काव्य है। और गीतावली श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका गीति काव्य है। ये ध्यान रखने की जरूरत है हमें, क्या है ये सारे। और इनकी रचनाएं जो, इनका रामचरितमानस एक महाकाव्य है, अधिकतर रचनाएं मुक्त काव्य है। और रामचरितमानस तुलसी नहीं पूरे साहित्य संसार में एक जो है हीरे की तरह चमकता हुआ ग्रंथ है। तो ये मान लीजिए, भारत की बाइबल भी कहा जाता है इसको, जो यूरोपीय लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे, बांदा जिला भारत के किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है बांदा जिला। तुलसीदास का निधन कब हुआ था? 1623 में हुआ था, सन 1623 है। कई बार संवत भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद तुलसीदास का निधन कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था इनका निधन तुलसीदास का। ये काफ़ी दिनों तक बीमार रहे थे। रामचरितमानस के रचयिता का नाम तुलसीदास जी है, यानी कि ए आ जाएगा। रामचरितमानस किस विधा की रचना है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है, सी आएगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा छठा प्रश्न, रामचरितमानस के किस भाग का प्रयोग हुआ है? साहित्यिक अवधि का प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में। रामचरितमानस किस छंद का प्रयोग हुआ है? रामचरितमानस दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है पूरा, पहले दोहे और फिर चौपाई आती है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा किस भी किसान कुल बनिक बनिज भाट, कुछ इस प्रकार है हमारी ये लाइन। इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया है? इसमें कवि छंद का प्रयोग किया हमारे कवि ने। पूरी लाइन अगर आप पढ़ोगे तो, चाकर चपल चोर चार चेटकी पंक्ति में चेटकी शब्द का क्या अभिप्राय है? चेटकी का शब्द होता है जो चमत्कार दिखाता है। चमत्कार कौन दिखाता है? जादूगर, बाजीगर जिसको बोलते हैं, तो भी आएगा यहाँ पे। आगी बढ़वागी आगी ते पेट की आग में कौन सा अलंकार है? कहता है कि पेट की आग तो समुद्र में लगी बढ़वाग्नि से भी बहुत बड़ी है। जो समुद्र में लगी आग है उसको बढ़वाग्नि कहते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? कवि ने यहाँ उस समय की भारतीय दशा का वर्णन किया कि लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पेट की आग को बड़ी, जो कि छोटी सी चीज को बड़ी से जो है में विभक्त कर दिया है। तो व्यतिरेक अलंकार अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ आएगा, नहीं आपके लिए जो ना ये रहेगा कि व्यतिरेक क्या होता है। दरिया दशानन में कौन सा अलंकार है? दय की जो है
अनुप आवृत्ति तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा एक और अलंकार है अनुप्रास, तो बाद में आता है हमारा दरिद्र। दरिद्र है ये, दरिद्र रूपी दशानन। तो दरिद्र को ही दशानन यानी कि रावण मान लिया, तो क्या हो गया हमारा रूपक अलंकार हो जाता है, यहाँ पे ये रूपक अलंकार रहेगा। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड में है? रामचरितमानस के जो खंड है, भाग है, उनको कांड कहते हैं। 7 कांडों में बता हुआ है रामचरितमानस से। तो ये जो है ना, पहला कांड जो है वो बाल कांड है, दूसरा है वो अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किशिकंधा कांड, पांचवा जो है वो सुंदर कांड है, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड है। तो जब युद्ध हुआ था तब वो लंका कांड है सारा, राम का जो ना समुद्र लाग के लंका में जाना और उसके बाद जो ना विजय प्राप्त करने तक सारा लंका कांड है। तो जिस लक्ष्मण मूर्छित हुए वो लंका कांड का एक पार्ट है, ये आ जाएगा। लक्ष्मण किसकी शक्ति लगने से मूर्छित हो गए थे? मेघनाथ ने जो है शक्ति मारी थी, उससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तो उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, राम विलाप है, यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। किसकी सलाह पर हनुमान संजीवनी बूटे लेने गए? सुषेण वैद्य था, जो लंका का ही वैद्य था, जिसको हनुमान जी उठा लाए थे, और उन्होंने कहा कि यदि ये जो है ना संजीवनी बूटी ले आए तो ये जीवित हो सकता है, तो उसकी सलाह पर लेने गए थे। लक्ष्मण के होश में आने के बाद रावण किसके पास गया? रावण कुंभकर्ण के पास गया, भाई अब तो मैं अपने भाई कुंभकर्ण को लाऊं ताकि वो ना सारी उसकी सेना को मार दे। सिर धुनना मुहावरे का पछताना होता है, सिर धुनने का पश्चाताप। सिर धुनना दुखी होना नहीं होता, सिर धुनना होता है पछतावा करना, पश्चाताप करना आएगा यहाँ पे ए, यानी कि इसका उत्तर रहेगा हमारा ए। तुलसीदास के नाम से कुल कितनी रचनाएं हैं? तुलसीदास के नाम से कुल 36 रचनाएं हैं। अगर प्रमाणिक रचनाओं की बात आ जाए तो 26 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई है उनकी। उसके बाद तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास था, जो रामानंद जी के शिष्य थे। तो पीछे मैंने रामानंद कह दिया था, ध्यान नहीं रहा था, ये थोड़ी सी त्रुटि हो गई। उनके गुरु का नाम नरहरिदास था, जो उनको 9 साल की उम्र में ही वहाँ से ले गए थे। और राम बोला नाम से जो है ना लोग उनको बोलते थे। तुलसीदास नाम देने वाले भी इनके गुरु थे, तो इनका नाम था नरहरिदास। नरहरिदास भी कई जगह मिलता है। तुलसीदास ने किसके पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया? रामानंद के शिष्य नरहरिदास थे, तो इसलिए मेरे दिमाग में आ गया था वो। 12 शिष्य थे रामानंद जी के, जिसमें नरहरिदास भी एक थे, और तुलसीदास जी नरहरिदास के शिष्य थे। तो कबीर भी रामानंद के शिष्य थे। तुलसीदास ने किसके पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया था? शेष सनातन जी थे, नरहरिदास जी थे, इन्हीं के जो है साथ थे शेष सनातन जी। तो इन्होंने लाकर उनके पास छोड़ दिया था, और ये चित्रकूट पे ले गए थे इनको, और इन्होंने वेदों का और दूसरे अध्ययन शेष सनातन जी ने करवाया था। तो इनके जीवन में शेष सनातन जी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। उसके बाद अगला देख लीजिए, जानकी मंगल किस प्रकार की रचना है? जानकी मंगल में जो है एक यह गीति काव्य है, यानी कि गीतात्मक रूप में लिखा गया गीति काव्य है। तुलसी की कीर्ति का अपार स्तंभ रामचरितमानस है। ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि उनकी कीर्ति का सबसे बड़ा जो साधन है वो रामचरितमानस। पूत दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, कोई कवितावली से लिया गया है ये तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने अपने बारे में लिखा है, धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, ये एक लाइन है पूरी। किस छंद का प्रयोग हुआ है? ये सवैया छंद में लिखी गई है यहाँ पे, तो इसका भी वो आंसर आएगा। तुलसी ने किस प्रकार की भक्ति भावना की है? तुलसी की भक्ति दास्य है, क्योंकि तुलसी अपने आप को कुत्ता मानता, पता नहीं क्या क्या मानता है। अगर सूर की भक्ति आती है तो वो सख्य भाव की है, लेकिन तुलसीदास की जो भक्ति आती है वो दास्य भाव की है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है, तो इसीलिए दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 25वां, प्रभु प्रताप सुनिकान विकल भय वानर निकर, पूरी रचना पंक्ति ये है। इसमें सोरठा छंद का प्रयोग हुआ। छंद पूछा है तो सोरठा छंद है। पूरी पंक्ति देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा सोरठा छंद कैसे है। उसके बाद तुलसीदास अपना जीवन निर्वाह किस छंद की, मैंने छंद करवा रखे हैं और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। मुख्य 8-10 छंद करवाए हैं और उनके नियम भी बताए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो छंद, और बड़े अच्छे से आपको समझ आएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे देखने वालों ने बड़ी तारीफ की है उसकी, कहा कि हमें छंद कभी समझ नहीं आए, जब आपका देखा तो हमें छंद अच्छे से समझ आए। तो आपका भी अगर कुछ ऐसा डाउट है तो वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगला देख लीजिए, तुलसी अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार कर रहे हैं? वो भीख मांग कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मांगी को खाबो मसीत में सोबो, लेबो एक न देबो दो, कुछ इस प्रकार का लिखा तुलसीदास ने। मांग के खाता हूँ, मस्जिद मंदिर में सो जाता हूँ, लेना एक न देवा। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो एक राजकुमारी थी। तुलसी की माँ का नाम हुलसी था, जो ना पिता का नाम जो है वो
अब यहाँ इसको पूरा ऊपर कर लेते हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, यानी कि आत्माराम दुबे आएगा। तो इस प्रकार तुलसीदास जी के ये प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।